चलो अपन स्टार्ट तो करते हैं। जब ये आइए तो ज्वाइन कर लेंगे। मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। एक बार ऋषिता कलाल को एडमिट कर देते हैं। ऋषिता कलाल आइए। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं व्हाट आर रिलेशंस ऑफ ए प्लांट सेल। क्या पढ़े हैं? व्हाट आर रिलेशंस ऑफ ए प्लांट सेल। पादप कोशिका के जल संबंध, मतलब अनेक पदार्थ बाह्य माध्यम से पादप तथा उनकी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तथा कुछ पदार्थ पादप पादप ऊतकों से बाह्य वातावरण में गमन करते हैं और पदार्थों का पादप ऊतकों में अथवा ऊतकों से बाह्य माध्यम में गमन भिन्न या विभिन्न भौतिक बलों तथा अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पदार्थों के गमन के लिए उत्तरदायी प्रमुख भौतिक क्रियाएं हैं। एक तो है इम्बाइबिशन, अंतःचूषण, एक है विसरण, डिफ्यूजन, तथा परासरण, जिसको कि आप ऑस्मोसिस कहते हो। सबसे पहले बात करते हैं अंतःशोषण, इम्बाइबिशन। तो किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव या जल का अधिशोषण अंतःचूषण या अंतःशोषण इम्बाइबिशन कहलाता है। तो अंतःशोषण इम्बाइबिशन करने वाला पदार्थ इम्बाइबेंट अंतःशोषक कहलाता है और अंतःशोषक इम्बाइबेंट जल अवशोषित कर फूल जाता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, परंतु विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो अंतःशोषक क्या होते हैं? इम्बाइबेंट अंतःशोषक सामान्यतः कोलॉइडल पार्टिकल्स के रूप में होते हैं और जीवित तथा मृत कोशिकाओं में जल प्रिय हाइड्रोफिलिक कोलॉइडी पदार्थ कोलॉइडल पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं जो अंतःशोषक इम्बाइबेंट का कार्य करती हैं। इसी प्रकार प्रोटीन, पैक्टिन, स्टार्च तथा सेलुलोज आदि प्रमुख कोलॉइडी कण हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो अपने आयतन से कई गुना जल अवशोषित करते हैं। तो अंतःशोषण इम्बाइबिशन के फलस्वरूप अंतःशोषक के आयतन में वृद्धि अधिशोषित जल के आयतन की तुलना में कम होती है, क्योंकि जल अणु अंतःशोषक की सतह तथा अंतः स्थानों में पास पास व्यवस्थित होते हैं। तो प्रोटीन में सेलुलोज तथा स्टार्च की तुलना में अधिक अंतःशोषण क्षमता होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त बीज जैसे कि सोयाबीन, मटर आदि जल में रखने पर स्टार्च युक्त बीजों, गेहूं, मक्का आदि की तुलना में अधिक फूलते हैं। तो अंतःशोषण क्रिया इम्बाइबिशन क्रिया में अधिशोषित जल अणुओं की काइनेटिक एनर्जी की हानि होती है, मतलब गतिज ऊर्जा की हानि होती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, आटा गूंथते समय उसके गर्म होने का कारण जल अणुओं द्वारा विमुक्त ऊर्जा है। तो अपन बात करते हैं अंतःशोषण, मतलब इम्बाइबिशन क्रिया के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होता है, जैसे इम्बाइबिशन जैसे अंतःशोषण दाब कहते हैं। मतलब अंतःशोषण क्रिया के फलस्वरूप एक प्रेशर, एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे अंतःशोषण दाब कहते हैं। और बंद अंतःशोषक में अर्थात अंतःशोषक इम्बाइबेंट को फूलने का अवसर नहीं दिया जाए तो अंतःशोषण दाब का मान अत्यधिक होता है। इसी प्रकार यदि चट्टान की दरारों में सूखी लकड़ी के लट्ठे डालकर भिगोया जाए तो इस प्रकार उत्पन्न अंतःशोषण दाब से चट्टान खंडित हो सकती है। तो हम कहते हैं अंतःशोषण इम्बाइबिशन एक विसरण क्रिया है जो जल विभव अंतर वाटर पोटेंशियल पर निर्भर करती है। और मतलब जो अंतःशोषण है, इम्बाइबिशन है, वो वाटर पोटेंशियल पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अंतःशोषक में जल तभी प्रवेश करता है जब बाह्य वातावरण का जल विभव वाटर पोटेंशियल अंतःशोषक के जल विभव
वाटर पोटेंशियल से अधिक हो। जब अंतः शोषक इम्बाइबेंट को जल में डाला जाता है तो इसका जल विभव कम हो जाता है। कहने का मतलब है जब अंतः शोषक को इम्बाइबेंट को वाटर में जल में डाला जाता है तो अंतः शोषक का जो वाटर पोटेंशियल है जल विभव कम हो जाता है तथा अंतः शोषण दर भी कम हो जाती है और यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतः शोषक तथा बाह्य वातावरण का जल विभव समान नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द इम्बाइबिशन। अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अंतः शोषण क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिनमें प्रमुख हैं। पहला है बेटा टेम्परेचर। पहला क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इम्बाइबेंट है, नेचर ऑफ इम्बाइबेंट है, ठीक है। और तीसरा है पीएच ऑफ द मीडियम, माध्यम की पीएच। और नेक्स्ट फोर्थ है प्रेशर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इम्बाइबिशन, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अंतः शोषण क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिनमें प्रमुख है। पहला है बेटा टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान में वृद्धि से तंत्र की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तंत्र की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे अंतः शोषण दर भी तेज हो जाती है। दूसरा है अंतः शोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ इम्बाइबेंट। तो सघन संगठक वाले अंतः शोषक ढीले ढाले संगठन वाले पदार्थों की तुलना में कम जल का अंतः शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतः शोषक अणुओं तथा जल अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण होना भी अंतः शोषण के लिए आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर अंतः शोषण होता है। मतलब जब लकड़ी के टुकड़ों को अपन जल में रखते हैं तो ये लकड़ी के टुकड़े जल को इम्बाइब कर लेते हैं। मतलब लकड़ी के टुकड़ों को जल में रखने पर अंतः शोषण होता है, जबकि लोहे के टुकड़े जल में रखने पर अंतः शोषण नहीं होता। जब अपन लोहे के टुकड़ों को मतलब जल में रखते हैं तो इम्बाइबिशन की क्रिया नहीं होती क्योंकि यह सघन संगठन वाला पदार्थ है एवं इसके तथा जल अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण का अभाव होता है। अब बात करते हैं माध्यम की पीएच, पीएच ऑफ द मीडियम। तो ऋणात्मक आवेशित कोलाइड क्षारीय माध्यम में अधिक अंतः शोषण करता है, जबकि अम्लीय एसिडिक माध्यम में कम अंतः शोषण दर्शाता है। इसी प्रकार धनात्मक आवेशित कोलाइड में यह क्रिया विपरीत होती है। मतलब एम्फोडेरिक कोलॉइड्स उभयधर्मी कोलॉइड्स जैसे प्रोटीन में अंतः शोषण उदासीन माध्यम आइसोइलेक्ट्रिक में कम तथा अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में अधिक होता है। इसी प्रकार है प्रेशर दाब। तो अंतः शोषण के फलस्वरूप अत्यधिक उच्च अंतः शोषण दाब उत्पन्न होता है, इसलिए कोलॉइडी पार्टिकल्स या कोलॉइडल पार्टिकल्स उच्च दाब पर भी अंतः शोषण इम्बाइबिशन प्रदर्शित करते हैं। एक है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कोलॉइड के आवेश को उदासीन कर देते हैं जिससे अंतः शोषण क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और विद्युत अपघट्यों इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा उत्पन्न परासरणी दाब कोलॉइडल पार्टिकल्स की सतह पर ढीले ढाले व्यवस्थित जल अणुओं को खींच लेते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबिशन। पहला है अंकुरित बीज, जर्मिनेटिंग सीड्स जल का अवशोषण अंतः शोषण क्रिया द्वारा करते हैं और बीज छोल सीड कोट इस क्रिया द्वारा गीली कर्नल की तुलना में कम फूलती है तथा फट जाती है, जिससे मूलांकुर बाहर आ जाता है। दूसरा है तरुण कोशिकाओं में रिक्तिका निर्माण से पूर्व जल का अवशोषण जीव द्रव्य में उपस्थित
कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंत्य शोषण द्वारा होता है। इसके अलावा जल प्रिय मतलब हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स जैसे प्रोटीन हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स। किसकी बात चल रही है? जल प्रिय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स बीजों को अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में शुष्कन तथा शीत वातावरण में जमाव तापमान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या बताया? तरुण कोशिकाओं में रिक्तिका निर्माण से पूर्व जल का अवशोषण जीव द्रव्य में उपस्थित कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंत्य शोषण द्वारा होता है। इसके अलावा जल प्रिय हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स बीजों को अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में शुष्कन तथा शीत वातावरण में जमाव तापमान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार लाइकेन, मॉस तथा फ्लैजेला आदि पादपों में कम जल उपलब्धता होने पर भी ये हरे रहते हैं, क्योंकि इनमें जल प्रिय कॉलॉइड उपस्थित होते हैं जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है, विशाल पत्थरों या चट्टानों को इनकी दरारों में लकड़ी के लट्ठे डालकर तथा इन्हें भिगोकर तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे कई सौ वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है जो चट्टान को आसानी से खंडित कर देता है। और वर्षा ऋतु में खिड़की दरवाजों का फूल जाना अंतः शोषण का परिणाम है। ठीक है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी वाटर रिलेशंस की कर रहे थे। आप कल वाटर में जो बताया था, ये रह गया था अपना टू सॉल्यूशंस। किसके बारे में बताए थे कल? टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो टू सॉल्यूशन सत्य विलयन क्या होते हैं? इस प्रकार का विलयन समांग होमोजीनियस तथा स्थिर होता है। तो सत्य विलयन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। किसकी बात चल रही है? सत्य विलयन में विलय अणु या आयन अति सूक्ष्म आकार के होते हैं, जिनका आकार 0.001 माइक्रोन मीटर या इससे कम होता है और इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। तो सत्य विलयन की बात कर रहे हैं तथा ये समान रूप से वितरित होते हैं। जिस विलयन में विलायक पदार्थ जल होता है उसे जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूशंस है किस प्रकार के हैं? ठोस का ठोस में विलयन, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, और एक है ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन। एक है द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो अपन बात करते हैं पादप कोशिकाओं में जल ही विलायक का कार्य करता है तथा जलीय विलयन में विलय पदार्थ ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, ठोस का जलीय विलयन। ठोस का जलीय विलयन जब किसी ठोस पदार्थ विलय सॉल्यूट को जल मतलब जल विलायक है सॉल्वेंट में घोला जाता है तो उसे ठोस का जलीय विघटन, ठोस का जलीय विलयन कहते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? ठोस का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड। जब किसी ठोस पदार्थ को जल में घोला जाता है तो उसे ठोस का जलीय विलयन कहते हैं, जैसे कि नमक का घोल, चीनी का घोल आदि। इस प्रकार के विलयन में विलय पदार्थ के बंधों को, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा विलायक द्वारा प्रदत्त होती है, जिसे लेटाइस ऊर्जा कहते हैं। यदि विलय आयनिक मतलब आयोनाइजिंग प्रकृति का हो तो जल में घुलने पर आयनित हो जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड किसमें हो जाता है? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में आयनित हो जाता है। और यदि नॉन आयोनाइजिंग प्रकृति का हो तो यह विलयन में
तो यह विलयन में अणुओं के रूप में होता है, जैसे कि ग्लूकोज। अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स। अभी बात करी थी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, द्रव का जलीय विलयन। तो इसमें विलय पदार्थ तथा विलायक दोनों ही द्रव होते हैं। तो इस प्रकार के विलयन में, सॉल्यूशन में, इस प्रकार के विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे विलायक सॉल्वेंट माना जाता है। तथा कम मात्रा में उपस्थित अन्य द्रव विलय सॉल्यूट का कार्य करते हैं। तो विलय द्रव की प्रकृति के आधार पर वह विलयन, ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। आज तस्लीम भी नहीं आई और भी जन है जिनमें विलय तथा विलायक किसी भी अनुपात, जिनमें विलय तथा विलायक किसी भी अनुपात में मिलने पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का जलीय विलयन तथा ग्लिसरीन का जलीय विलयन। और सेकंड है जिनमें विलय बहुत कम मात्रा में विलायक में घुलनशील होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, जैसे कि ईथर का जलीय विलयन तथा क्लोरोफॉर्म का जलीय विलयन। एक है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस का जलीय विलयन। तो पादप शरीर में गैसेस का विनिमय विलयन के माध्यम से होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसेस जल में घुलनशील अवस्था में रहती है। तो गैसों की घुलनशीलता ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर तथा जल से रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलनात्मक रूप से अधिक घुलनशीलता जल से रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो किसी विलयन में विलायक के संदर्भ में तुलनात्मक मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो है प्रतिशत सांद्रता, एक है बेटा पीपीएम सांद्रता, एक है मोलर सांद्रता। तो पहले बात करते हैं प्रतिशत सांद्रता। तो विलयन में विलय के भार या आयतन की गणना प्रतिशत भाग में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5% अल्कोहल विलयन का अर्थ है 5 मिलीलीटर अल्कोहल को 95 मिलीलीटर जल में घोला जाए। मतलब अपन कहते हैं 5% अल्कोहल सॉल्यूशन है, तो 5% अल्कोहल विलयन का अर्थ है 5 मिलीलीटर अल्कोहल को 95 मिलीलीटर जल में घोला गया, अर्थात 100 मिलीलीटर विलयन में 5 मिलीलीटर अल्कोहल उपस्थित है। इसी प्रकार 10% सोडियम क्लोराइड से तात्पर्य है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है। अब हम बात करते हैं पीपीएम सांद्रता। तो ये क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मिलीग्राम की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन में दर्शाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2 ppm, ये लिखा हुआ 2 ppm विलयन का अर्थ है 1 लीटर विलयन में विलय की 2 मिलीग्राम मात्रा उपस्थित है। इसी प्रकार है मोलर सांद्रता। तो किसी पदार्थ का ग्राम में अणु भार मोल या ग्राम मोल कहलाता है। जब किसी विलय के एक मोल को घोलकर 1 लीटर विलयन तैयार किया जाता है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है 2 मोलर, एक है 0.5 मोलर, 3 मोलर आदि। विलयन का तात्पर्य है कि इनमें 2 मोल आधा मोल, इनमें 2 मोल आधा मोल तथा 3 मोल विलय 1 लीटर जल में उपस्थित है। तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 होती है। और अब बात करते हैं नॉर्मल सांद्रता क्या होती है। तो इसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स वाले विलयनों में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार नॉर्मल विलयन वह सॉल्यूशन होता है, वह विलयन होता है जिसमें 1.008 ग्राम हाइड्रोजन या 17.008 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन प्रति लीटर विलयन उपस्थित होते हैं। इसे 1 कैपिटल N, 2 N व 0.1 N आदि के रूप में निरूपित किया जाता है। तो किसी पदार्थ का 1 N विलयन उसके 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 1 लीटर जल में घोलकर प्राप्त किया जाता है। इसी तरह 2 ग्राम तुल्यांकी भार को 1 लीटर जल में घोलने पर 2N विलयन प्राप्त होता है। सामान्यतः अम्ल व क्षार की सांद्रता नॉर्मलता में प्रदर्शित की जाती है। अब बात करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की पीएच। तो विलयन में जल आंशिक रूप से आयनीकृत होकर हाइड्रोनियम व हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण करता है। तो हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयनों का मुख्य स्रोत होते हैं। तो इक्वेशन देख लो, जो वाटर है ये किसमें विघटित हो रहा है, ये है हाइड्रोनियम आयन व हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन का मुख्य स्रोत होते हैं। इस प्रकार एक अपघटनशील जल अणु दुर्बल अम्ल का कार्य करता है। जिस प्रकार जलीय विलयन में आयन जल अणुओं के कवच हाइड्रेशन शेल द्वारा घिरे रहते हैं, उसी प्रकार शुद्ध जल में एक हाइड्रोनियम आयन औसतन 3 जल अणुओं द्वारा घिरा रहता है। इसके फलस्वरूप हाइड्रोनियम आयन स्थिर रहते हैं तथा साम्यावस्था बनी रहती है। तो साम्यावस्था पर हाइड्रोजन आयनों तथा हाइड्रोक्सिल आयन्स की सांद्रता स्थिर रहती है तथा इनकी मात्रा समान होती है, जिनका मान 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता को पीएच में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो पीएच में निरूपित किया जाता है। इस प्रकार प्योर वाटर शुद्ध जल की पीएच का मान 7 होता है। तो जलीय विलयन की पीएच विलय पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अम्लीय विलयन की पीएच का मान 7 से कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता 10⁻⁻7 से अधिक होती है, जबकि क्षारीय विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता 10⁻⁻7 से कम होती है। तो अपन क्या देखते हैं, इस टेबल में विलयन की पीएच तथा हाइड्रोजन आयन और ओब्लिक हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता में संबंध देखते हैं। अब कहलाते हैं वाटर बफर सॉल्यूशन। उससे पहले अपन देख लेते हैं, निश्चिता कलाल पे आइए तो एक स्लाइड शेयर करेंगे वाटर रिलेशंस पे। तो एक है आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वाटर रिलेशंस में आपके भी बचा है व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मैं पहले इंग्लिश में बता देती हूँ, एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये तो हिंदी में ही है अभी, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, इसको शेयर कर देंगे। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस may be defined as a passage of the solvent molecules from the region of their higher concentration to a region of their low concentration through a differentially permeable membrane। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, एक बार प्रतिभा शर्मा भी आ गई। ऑस्मोसिस is the passage of the solvent molecules from a region of their higher concentration to a region of their low concentration through a differentially permeable membrane. The solvent in all biological systems is water. Thus, in other words, osmosis is the diffusion of water through a differentially permeable membrane. So osmosis is demonstrated by a simple experiment
in the laboratory and the goat's bladder or parchment paper is tied to the wide mouth of a thistle funnel. अब अपन ऑस्मोसिस देखते हैं, हिंदी में एक स्लाइड मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस का देख लेते हैं एक मिनट। देखो ऑस्मोसिस है ये, इसमें आपको ये बता रहे हैं ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं, परासरण। तो परासरण विलायक पदार्थों का विशिष्ट प्रकार का मिश्रण है जो अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। यदि एक विलयन तथा उसके शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखते हैं तो विलायक के अणु विलयन में विस्तृत हो जाते हैं। इस प्रकार विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में विसरण परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। यदि दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक निम्न सांद्रता विलयन से उच्च सांद्रता विलयन में विस्तृत होता है तथा यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक दोनों ओर विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। इस प्रकार विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में विसरण की क्रिया परासरण कहलाती है। और उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में विलायक अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र में विस्तृत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परासरण ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिसमें विलायक या जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विस्तृत होता है। तो ऑस्मोसिस परासरण किसे कहते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक या जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता लो कंसंट्रेशन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विस्तृत होता है। तो परासरण क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाती है, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विलायक की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। तो वास्तव में विलायक का विसरण झिल्ली के दोनों ओर से होता है परंतु कम सांद्रता। हाँ बेटा बोलो। मैम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? बेटा एक तो ऑस्मोसिस तो ये है, एक बार सुनना इसकी डेफिनेशन कि जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप सृष्टि अंतर पूछ रहे हो ना, तो इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ। अभी अपन पहले इसका कर लेंगे। ऑस्मोसिस का मतलब तो है बेटा कि जो विलायक के अणु हैं, सुनना बेटा पहले ऑस्मोसिस बता रही हूँ। परासरण मतलब ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर माने विलायक मॉलिक्यूल्स, जल मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। जबकि अपन जैसे आपने पूछा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफरेंस, तो विसरण क्या है? विसरण में क्या होता है? डिफ्यूजन में ठोस लिक्विड एवं गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन में विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं किया जाता। तो शिष्टि बेटा जो डिफ्यूजन है इसको विसरण कहते हैं। इसमें ठोस पार्टिकल्स, द्रव, लिक्विड व गैस अणु कहाँ गति करते हैं? गैस के अणु, सॉलिड पार्टिकल्स व लिक्विड पार्टिकल्स वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उपयोग नहीं किया जाता। ये सबसे मेजर डिफरेंस है बेटा। आया सृष्टि? इसमें समझ में आया कि क्या डिफरेंस है ऑस्मोसिस व डिफ्यूजन में? देखो एक है डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सृष्टि डिफ्यूजन है
विसरण है वो लिक्विड्स में होता है, सॉलिड्स में होता है, गैसेस में होता है. डिफ्यूजन occurs in solids, liquids and gases, whereas osmosis occurs only in solvent. ऑस्मोसिस जो सृष्टि है, इसको क्या परासरण कहती हूँ, वो केवल सॉल्वेंट में मतलब जल में ही होता है. लेकिन डिफ्यूजन occurs in सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में ड्रम में भी होता है और गैसेस में भी होता है. और पहला डिफरेंस मैंने बता ही दिया, फिर बता रही हूँ. In diffusion, the molecules always move from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. लेकिन osmosis में क्या होता है सृष्टि? The water molecules move from less concentrated solution to the more concentrated solution. ये difference है. और diffusion में it does not require semi permeable membrane. इसकी जो विसरण है सृष्टि, इसको कि डिफ्यूजन कहते हैं, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती. जबकि द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण, टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आया सृष्टि, आ गया. अब 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन करते हैं अपन. सुरंजना भी आ गई, सुरंजना की भी लगा दी.